जुडिशरी से संबंधित रेलिवेंट टॉपिक्स। तो रेलिवेंट टॉपिक्स में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है जुडिशरी का पिछले 75-80 सालों में जो जजमेंट देने का पैटर्न रहा है। आप कहेंगे साहब ये तो हर किताब में है, बहुत सारी किताबों में दे रखा है, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि उसमें कुछ उसे इस दृष्टिकोण से समझा जाए। रिकॉर्डिंग शुरू कर दो। इस दृष्टिकोण से उसे समझा जाए कि वो रोचक लगे और सीधे समझ में आ जाए, उसके पीछे का दर्शन शास्त्र भी समझ में आ जाए। देखो, जुडिशरी के बारे में जो सवाल आए हैं मैं अपने सामने खोल कर रख लेता हूं। वो मैंने कल बताए भी थे आपको, कल नहीं परसों बताए थे। पहला सवाल है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही है। जुडिशरी ने संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत है, आधारभूत संरचना का जो सिद्धांत है, वो भारत के संविधान में अंतर्निहित है। उच्चतम न्यायालय ने इसे केवल सुस्पष्ट रूप प्रदान किया है। अब हमें इसे कैसे लिखना है, ये भी एक यूपीएससी का ही सवाल है, जीएस का ही सवाल है। और इसे हम पढ़ेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर। अब आप कहेंगे कि साहब ये तो हम खूब पढ़ चुके, तो मेरा आपसे कहना यही है कि इसे नए तरीके से पढ़ेंगे। देखिए ऐसा है, बेसिक स्ट्रक्चर की क्या डेफिनेशन है, क्या है बेसिक स्ट्रक्चर? क्या आप में से कोई बता सकता है? मैं जानना चाहता हूं कि आपके मेंटल लेवल और आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ताकि मैं इसलिए नहीं जानना चाहता कि मैं आपको कोई परीक्षण करना चाहता हूं, बल्कि इसलिए जानना चाहता हूं कि मुझे कौन सी टेक्निक अपनानी पड़ेगी, चतुर्लिंगम वाली, रेंजो वाली, जिससे कि आपकी समझ में वो आसान से आसान रहे। जैसे मैंने उस दिन लोकस स्टैंडर्ड पूछा था, उसके बाद मुझे लग रहा है कि आपका अब हर जगह लोकस स्टैंडर्ड क्लियर हो गया। आप उसे केवल पीड़ित और अपराधी तक ही सीमित किए हुए। बोले बेसिक स्ट्रक्चर से आप क्या समझते हैं? शुरू हो जाए। भाई बोले, कोई भी बोले, या तो मैं लाइन से बोलूं तब बोलोगे, या कोई भी बोले। अमरीश कुशवाहा आप बताइए। नहीं सुना है, नहीं पढ़ा है, तो ये सबसे बेहतर है, इससे अच्छा कुछ नहीं। अमरीश कुशवाहा। यस सर। यू कैन डिनाई ये साहब मैंने नहीं पढ़ा, वो बिल्कुल सही है। आई एम वेरी गलत भी पढ़ा है तो गलत ही बताओ, नहीं पढ़ा है तो नहीं बताओ, सही पढ़ा सही। एक बार तो मैं सबके पेपर में गड़बड़ी हुई थी, इसका सॉरी सर, अभी तो इसके क्लियर कर देता हूं मैं। अमरीश कुशवाहा, आप शायद ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ पीछे से लोग बातचीत कर रहे हैं। मैं अवॉइड करना चाहता हूँ ऐसी जगहों को, ऐसी जगहों पर मत बैठ के पढ़ा। सर वो थोड़ी छोटी थी तो मैं उसकी वहीं से क्लास कर रहा था। दिवाली आज थोड़ी वहाँ पे लगी हुई है। और ऑडोमास रख लो और कुर्सी लेके थोड़े अलग बैठ जाओ, इनसे 10-20 मिनट ऑडोमास लगा के कुर्सी लेके अलग बैठ जाओ, कुछ नहीं करना। ज्ञान श्रवण से, देखने, श्रवण से बहुत आता है। भारत गौतम बताएं। भारत गौतम, नहीं आता ना कहने, गलत आता है गलत बताएं, सही आता है सही बताएं, कोई फर्क नहीं। माइकवा ऑन कर लो बउआ, माइक आपका ऑफ है। गौरव सिंह आप बताएं।
सॉरी सर। वेरी गुड, बिल्कुल पास ऑन कर दीजिए, ये इंटरव्यू की स्किल है, नहीं आता बिल्कुल पास ऑन कर दीजिए। सॉरी सर, मतलब लपेटने का प्रयास मत करिए। आई एम वेरी हैप्पी कि आपने सॉरी बोला। हरिओम। सर जो इसकी संरचना है सर, जो न्यायपालिका है ये सर वो पिरामिड के आकार में है सर, जिसमें सर हम कह सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय सर वो सबसे ऊपर है इसमें सर, जो स्थित है सर्वोच्च न्यायालय सीट्स पर। तो सर इस तरीके से कुछ कह सकते हैं सर। और सर केशवानंद भारती मामले से सर समझाया जा सकता है, जैसे सर मूल संरचना में सर संशोधन की बात कही थी सर, तो वहाँ से सर इतना सर मुझे पता है इसमें। हिमांशु, हिमांशु, हिमांशु चौहान। सर केशवानंद भारती मामले 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी व्यवस्था दी थी कि संविधान के मूल संरचना में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। जैसे कि आर्टिकल 368 जिसमें संसद की कानून बनाने की शक्ति है, इसको परिवर्तित नहीं कर सकती है संसद। संविधान की सर्वोच्चता, इसको भी परिवर्तित नहीं कर सकती है संसद। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, इसको भी परिवर्तित नहीं कर सकती है सर। तो ऐसे ही बहुत सारे मामले हैं जिनको संसद कानून बनाकर भी परिवर्तित नहीं कर सकती है। तो ये संविधान के बेसिक ढांचे में आते हैं सर। और इसे डिफाइन करिए, बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन करिए, बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, इसकी डेफिनेशन अगर हमें लिखनी होगी तो कैसे लिखें? ठीक है, वो मैं करा दूंगा निश्चित। ज्योति चौधरी, नया बच्चा है तो तुमने बेटा भेजा नहीं वो अपना बायोडाटा, अपना बायोडाटा भेजो। तुमसे तुम पहले बायोडाटा भेजो। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ठीक है सर, अभी भेजूं या थोड़ी देर बाद भेजूं? भेज देना, मतलब रात तक भेज देना, कल तक भेज देना। कल क्लास करेंगे तो उससे पहले। कुमार गौरव शाक्य। सॉरी सर, आइडिया नहीं है इसके बारे में। नरेश नामदेव। जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, इसमें संविधान की सर्वोच्चता के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मूल स्ट्रक्चर के लिए, मूल ढांचा के लिए सर, उसी के रिगार्डिंगली संसद उसको कुछ बेसिक स्ट्रक्चर को, संविधान का जो है उसको कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। जैसे कि अगर कोई भी कानून संसद को बनाना है तो अगर वो कानून जब बना देगी संसद, तो उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है, वो जुडिशियल रिव्यू में उस कानून को देख सकती है। उस कानून को जब वो देखेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट को ये कहीं ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये जो कानून बनाया गया है वो कानून किस संविधान की मूल भावना को आहत करता है। नूतन सिंह राणा। जी सर। बताओ वीडियो, आपका वीडियो आज लाइट नहीं है सर मेरे यहाँ पे, इसकी वजह से दिक्कत है सर। हम कह सकते हैं आधारभूत लक्षण का सिद्धांत जो है वो भारत के एक न्यायिक सिद्धांत है, जिसके अनुसार हम ये बात कह सकते हैं कि जो हमारा निश्चित मूल लक्षण है या संसद के अधिनियम द्वारा बदला नहीं जा सकता और ना ही समाप्त किया जा सकता है। और इसमें सर जितने भी केस आए, जैसे केशवानंद भारती केस हो गया और आपका इंदिरा वाला जो केस है उसकी बात कर सकते हैं हम इसी के अंतर्गत। और एक सर मुझे याद नहीं आ रहा,
मिल्स करके बेनाम करके था एक केस जो है, वो भी इसी के अंतर्गत है। इतना तो मुझे मालूम है सर। पूनम पाठक वीडियो ऑन करो। बताओ पूनम। गुड मॉर्निंग। इसमें ना संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन। जी सर। हेलो। गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग के चक्कर में न पड़ो, शुरू हो जाओ। संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, और जैसे कि अभी भैया ने बताया केशवानंद भारती में इसी पर काफी विवाद हुआ था, इसी पर मूल ढांचे को छोड़कर मतलब कुछ भी नया तो संशोधन करके हम कर सकते हैं संविधान में ऐड। प्रीतो शाह के जरा वीडियो ऑन करो। तुम वही लड़की हो जो क्लास में रहती थी? जी सर। वीडियो ऑन करिए। सर वीडियो ऑन नहीं हो पाएगा। खराब है क्या? जी सर। आप बताओ, कुछ जानती है इसके बारे में? नो सर। अभी सर ज्वाइन। ज्योति चौधरी, तुम कुछ जानती हो, बताना चाहती हो, बताओ। सर मैं बताना चाहती हूँ सर, केशवानंद भारती का मामला 1973 में आया था, और इसमें ये कहा गया था कि संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन उसके आधार ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसमें एक बात और कही जो प्रस्तावना की है वो हमारे संविधान का मूल माना गया था, उसमें ये बात को स्वीकार किया गया है। दोबारा बताएं। बाद की लाइन दोबारा। क्या सर? बाद की लाइन को दोबारा बोलो। सर इसमें ये कहा गया था कि संविधान के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें संविधान संशोधन किया जा सकता है। और सर इसमें ये भी स्वीकार किया गया था कि प्रस्तावना को संविधान का महत्वपूर्ण अंग माना गया था। श्री राहुल भारद्वाज। सर इसमें जो उद्देशिका है संविधान की, उसको मूल ढांचा, उसका बेसिक स्ट्रक्चर मान सकते हैं संविधान का, और उसमें जोड़ सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ घटा नहीं सकते हैं। उद्देशिका को बेसिक स्ट्रक्चर मान सकते हैं संविधान का, उसमें कुछ जोड़ सकते हैं लेकिन घटा नहीं सकते। गुणा कर सकते हैं क्या? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ सिंपल। तुमने कहा जोड़ सकते, घटा नहीं सकते, मैंने पूछा गुणा कर सकते हैं कि नहीं? मैथमेटिक्स के संदर्भ में नहीं, जोड़ने का मतलब ये है कि उसमें कुछ चीजें ऐड करना, घटाने से मतलब उसमें से कुछ हटा देना। मैथमेटिक्स का मेरा कोई इसमें संदर्भ नहीं। तो हम ये जानना चाह रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, और क्या जानते हैं? इससे ज्यादा नहीं सर। सचिन कुमार जी बताएं, कुछ आप भी टॉर्च लेकर प्रकाश डालें। सर बेसिक स्ट्रक्चर से मतलब सर बेसिक स्ट्रक्चर संविधान में क्या है वो सुप्रीम कोर्ट ही बता सकता है सर, तो बेसिक स्ट्रक्चर में है क्या। और इसमें ये है कि सर कोई भी पार्लियामेंट कानून जो बनाती है सर, उसमें कोई भी फेरबदल या उसको सही डिफाइन करना है, मूल फंडामेंटल राइट है सर, उनका हनन ना हो, वो सुप्रीम कोर्ट ही निर्धारित करता है सर। ये बेसिक स्ट्रक्चर के अनुरूप है कि नहीं? गुड। संजीव परिहार, आप तो मेज दे के आए, आप बताइए। जी सर। सर बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब सर ये हो गया कि संविधान के जो भी सर आदर्श हैं, और सर जो भी सर उसमें जो भी प्रस्तावना में जो भी चीज़ें लिखी हुई है सर, उसको चेंज नहीं कर सकते। यानी बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब वही हो गया। जैसे कि कोई सर संविधान संसद या राज्य जो विधानमंडल है उसके द्वारा कोई कानून पारित होता है,
तो सर उससे संबंधित क्षेत्राधिकार जो भी है सर उसी के अंदर कानून बना सकते हैं, ना कि उसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। पार्लियामेंट जो कानून बना संस्कार तिवारी, आप जरा अपना मुखार बिंदु भी दिखाइए साथ में, मैं पहचान नहीं पा रहा आपको। यस सर। क्या तुम तो शायद क्लास में रहते थे ना? यस सर, यस सर। अभी तो न्यू कमर हो ना, अभी मतलब नॉट ए, नहीं सर, स्टार्टिंग है सर मेरा, जस्ट ये स्टार्टिंग। किंडरगार्टन स्टेज ना, पीजी स्टेज। यस सर, यस सर, आई एम जस्ट इनिशिएटिंग माय। एवं तुम बता ही चुके हो, सोनू कुशवाहा बचे बस, बाकी तो ये सोनम और सुरभि तो नए बच्चे हैं। सर मैंने नहीं बताया, कोशिश कर सकता हूँ। अच्छा तुमने नहीं बताया, ओके, मुझे लगा तुम पहले ही बोल चुके। नहीं सर। हाँ सर तुम बताओ। सर इसकी जो शुरुआत है वो आपके 1951 में शंकरी प्रसाद मामले से शुरू होती है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि मतलब जो आर्टिकल 368 के तहत सब सरकार जो है, सब केंद्र सरकार या संसद जो है वो किसी भी क्षेत्र में बदलाव कर सकती है। जिसके बाद सर 1967 में जो गोलकरात का मामला आया, उसमें इसमें सर ये कहा गया कि आधारभूत ढांचे में ना तो बदलाव किया जा सकता और ना ही कुछ चेंज किया जा सकता। फिर सर इसको जो विस्तृत रूप दिया गया वो केशवानंद भारती में दिया गया। उसमें ये कहा गया कि संविधान की आप मूल आत्मा नहीं बदल सकते, कि जो उसकी मूल आत्मा है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, बाकी आप थोड़ा चेंज कर सकते हैं अगर जरूरत है। तो सर ये 3 केसों में इसको सिद्धांत को लागू किया गया है, कि शंकर प्रसाद, गोलकनाथ में और केशवानंद भारती मामले में। उसके बाद सर विभिन्न केस हुए हैं जिसमें इसको सर व्याख्या की गई है अलग अलग स्तर पर, लेकिन ये 3 केस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शंकर प्रसाद, गोलकनाथ और केशवानंद भारती। बस इसका सब सार यही है कि आप संविधान की मूल आत्मा नहीं बदल सकते, और जरूरत पड़ने पर या सामाजिक उसके उद्देश्य से तो थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, लेकिन संविधान की मूल आत्मा नहीं बदलनी चाहिए। सर सोनू कुशवाहा। जी सर, मूल ढांचे से सर, संविधान के मूल ढांचे से संबंध है। जैसे उसमें जो मूल तत्व हैं संविधान में, उनमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। जैसे धर्मनिरपेक्षता हो गई, वयस्क मताधिकार हो गया और संविधान की सर्वोच्चता हो गई, इन तत्वों में परिवर्तन नहीं कर सकते। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट और संसद के बीच एक लंबा बहस रहा था 1950 से लेकर, संविधान लागू होने से लेकर 1973 तक। कभी 19 जैसे भाई ने बताया 1951 में शंकरी प्रसाद केस आया, उसमें ये कहा गया कि ठीक है संसद कर सकती है। गोलकनाथ में क्या कहा गया कि संसद कर सकती है सकारात्मक, लेकिन मतलब मूल अधिकारों में चेंज नहीं कर सकती है उसके मूलभूत ढांचे में। लेकिन 24वां संविधान संशोधन कर दिया उसने 1971 में संसद ने। तो इस टाइप का थोड़ा डिस्प्यूट रहा। तो केशवानंद भारती मामले में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप चेंज तो कर सकते हैं, बदलाव तो कर सकते हैं, लेकिन मूल ढांचा चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये संविधान जो बनने में बहुत राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो मूल तत्व देखे गए थे, जो नींव है संविधान की, अगर उसमें चेंजेस कर दिया जाता है तो आगे हो सकता है कि संसद कुछ ऐसा कानून पास कर देती, वयस्क मताधिकार भी हटा सकती थी, धर्मनिरपेक्षता भी ऐसे शब्दों को हटा दी। इसलिए मूल स्ट्रक्चर को डिफाइन किया जा रहा है बार बार उसके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और उसमें विस्तार किया जा रहा है लगातार। ये सक्सेस एकेडमी में कौन है, कौन सा जन है? कमल प्रकाश की आईडी है सर ये। बताएं। जी सर, सॉरी सर, वैभव पाठक। यह सब मूल ढांचा जो है वो एक ऐसी संरचना है जिसमें जो अपरिवर्तनीय होती है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जैसे सर जुडिशियल रिव्यू है, ये एक मूल ढांचा है संविधान का। सर एक चीज और कहना, बोलो सर ये मूल ढांचा कहीं ना कहीं जैसे राष्ट्र की एकता, अखंडता और जो संप्रभुता के लिए और सामाजिक न्याय जैसे तत्वों को बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनी तरफ से ये नया क्रिएशन है, मतलब नया चीज जोड़ी गई है, जिससे कहीं ना कहीं आगे ऐसा ना हो कि संप्रभुता के लिए खतरा हो। सामाजिक न्याय का जो सिद्धांत है संविधान में, उसमें कुछ बदलाव हो कर दें आगे करके संसद। वो जो चीजें हैं वो मूल ढांचे में
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जोड़ी जा रही हैं लगातार। अलका त्रिपाठी। सॉरी सर, मैंने सारी डिस्कशन नहीं सुनी है, लेकिन मैं बेसिक स्ट्रक्चर को ये बोल सकती हूँ कि जैसे किसी इंसान का एक कैरेक्टर होता है, वैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो एक कैरेक्टर है जो चेंज नहीं किया सकता, नेचर बोल सकते हैं उसको, जिसमें सेकुलरिज्म, रिपब्लिक, फेडरलिज्म, प्रीएम्बल में जो भी वर्ड्स हैं वो एक बेसिक स्ट्रक्चर कहा जा सकता है कि उसका नेचर है वो, इट कैन नॉट बी चेंज। सवाल क्या था सर? हम क्वेश्चन था मूल ढांचा क्या है ना? सवाल था आधारभूत संरचना का सिद्धांत भारत के संविधान में अंतर्निहित, द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इज इम्प्लिसिट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि वह भारत के संविधान में ऑलरेडी अंतर्निहित है, वो है मौजूद। सुप्रीम कोर्ट ने इसे केवल सुस्पष्ट रूप प्रदान किया है। सुप्रीम कोर्ट हैज ओनली गिवन इट एन एक्सप्लिसिट फॉर्म। क्या समझे इससे? अनुच्छेद 13 की बात कर रहा है सर क्या? ट्राई कर सकते हैं हम। जो सुप्रीम कोर्ट है वो बस एक ऐसा गाइड है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ करके और उसकी जो थीम निकलती है उसकी वो इंटरप्रेट कर देता है कि हाँ ये मतलब ये ऐसी चीजें रखी हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में और ये चीज ये कह रही है, तो डेफिनेशन देना काम जो है वो सुप्रीम कोर्ट का है। बाकी जो चीजें हैं वो ऑलरेडी उसमें है, इंडल्ज है उसमें। ये बहुत कुछ हद तक इन्होंने सही बताया है। एक्चुअली इसका उत्तर इतना कठिन है ही नहीं। दो तीन चीजें हमें मिसकंसेप्शन हो गए हैं बेसिक स्ट्रक्चर को पढ़ने में, इसीलिए मैंने आज ये सीरीज स्टार्ट करी कि आज मैं आपसे पूछूंगा, और इस तरह के टॉपिक से पहले मैं आपको पूछूंगा जरूर, क्योंकि ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाले टॉपिक्स हैं। अभी तक मैंने संविधान बेयर एक्ट के रूप में पढ़ा था आपके सामने, मैं अभी खुद इसी से पढ़ रहा था, बेयर एक्ट मुझे भी याद नहीं है, तो बस उसे केवल मेरा ये था कि मैं उसे डिफाइन कर रहा था हर्फ दर हर्फ, और वही आपको चाहिए, उसकी डेफिनेशन इन ए सिंपल लैंग्वेज, वही मैं कर रहा था। दिक्कत क्या है, हमारे इस ग्रुप में तीन तरह के बच्चे हैं, एक जिन्हें बिल्कुल नहीं पता, एक जिन्हें गलत पता है, एक जिन्हें पूर्ण सत्य नहीं पता। एक जिन्हें गलत पता है, एक जिन्हें बिल्कुल नहीं पता, एक जिन्हें पूर्ण सत्य नहीं पता। तो पूर्ण सत्य वालों के तो अपूर्णता को दूर करते हुए पूर्ण सत्य बताना है, जिन्हें गलत पता है उनको थोड़ा मुश्किल है बताना, और जिन्हें बिल्कुल नहीं पता दे आर वेल एंड गुड। देखिए पहली चीज तो ये जान लीजिए कि बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्राइन है वो मोटा मोटा एक पहली विशेषता है इसकी, बिल्कुल लिखते चले जाइए, एक कानूनी सिद्धांत है। पहले तो ये कोई राजनीतिक सिद्धांत नहीं है, ये कोई सामाजिक सिद्धांत नहीं है, ये कोई आर्थिक सिद्धांत नहीं है, एक कानूनी सिद्धांत, इज ए लीगल डॉक्ट्राइन। दूसरा इसमें यह है कि यह केवल उन्हीं जगह लागू होता है जो है राष्ट्र संप्रभुता को मानते हैं या जिनमें संप्रभुता है, जो अपना कानून बना सकते हैं। ऐसा ना हो कि मतलब पड़ा कि कानून कोई और देश बना रहा है, अब जैसे यूक्रेन का कुछ पार्ट है वो संप्रभु तो नहीं माने जा सकते ना। तो दूसरी शर्त यह है कि इसमें संप्रभुता होनी चाहिए, यानी कि उसी देश का विधायिका कानून बनाने के लिए पूरी तरह से ऑथराइज्ड, जिसे ऑथराइज होनी चाहिए और पूरी तरह से कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, सक्षम होनी चाहिए और अधिकृत होनी चाहिए। तीसरा ये है इसमें कि सोवरेन स्टेट जितनी भी उनके संविधान, जैसे भारत एक सोवरेन स्टेट है, उसका एक संविधान, कुछ ऐसी चीजें हैं
जो इस सब के बावजूद भी कि संविधान लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों के हित के लिए बनाया गया है, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, फ्रॉम द पीपुल, वो जो सिद्धांत है, एक्यूरेट मुझे भी नहीं याद है अब्राहम लिंकन का वो डिक्टम। इस संविधान में भी हमने लिखा है कि हम भारत के लोग इसे आत्मार्पित करते हैं, समर्पित करते हैं, स्वयं को देते हैं, यही तो लिखा है ना उद्देशिका में, यानी कि भारत के लोग। ध्यान देने की बात यहां है, तीसरा फीचर, नंबर 1 लीगल डॉक्ट्राइन है, नंबर 2 उस स्टेट की सॉवरेनिटी होनी चाहिए, और नंबर 3 मैंने बात अपूर्ण बताई है कि इस सब के बावजूद भी कि उसकी जो विधायिका है वह संविधान चूंकि लोगों के द्वारा बनाया गया, लोगों को आत्मार्पित किया गया है, लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा बनाया गया है, फिर भी चुने हुए प्रतिनिधियों की कोई भी सभा, इस सब के बावजूद भी इस संविधान को चुने हुए प्रतिनिधियों ने बनाया। संविधान में लिखा ही है कि हम भारत के लोग, संविधान की सारी शक्ति भारत के लोगों से ही आती है। चुने हुए प्रतिनिधियों की कोई भी सभा, चाहे वो संसद हो चाहे राज्य विधायिका हो, कोई ऐसा परिवर्तन नहीं कर सकती जो कि संविधान के कुछ जो बेसिक उसमें रखी गई है संविधान निर्माण करते वक्त, उनमें कोई भी परिवर्तन कर सकते। संविधान निर्माण के वक्त बहुत सारी चीजें संविधान में रखी गई, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उन चीजों को ही ग्रास रूट या बेसिक एलिमेंट का 3 अलग अलग चीजें, वन इज लीगल डॉक्ट्राइन, एक विधिक सिद्धांत है, ठीक, दूसरा सोवरेन स्टेट, क्योंकि सोवरेन स्टेट नहीं होगी तब तक कानून बनाने की शक्ति नहीं होगी, और तीसरा इस बात के बावजूद और इस तथ्य के बावजूद भी कि संविधान भारत के लोगों के लिए, भारत के लोगों का, हम भारत के लोग शब्द आया, भारत के लोगों द्वारा चुनी हुई भी कोई संस्था जैसे संसद जो कि संविधान के अंतर्गत है, या राज्य विधायिका या लेजिस्लेचर, कोई ऐसा परिवर्तन नहीं कर सकती जो उसी संविधान के मूल ढांचे के, उसमें जो बेसिक चीजें हैं जो संविधान निर्माताओं ने उसमें रखी, उसको वायलेट कर। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण कि ये बेसिक चीजें क्या होंगी, इसमें सुप्रीम कोर्ट की सीधी सीधी ओपिनियन है कि ये केस टू केस डिफरेंट होंगे। अब इस प्रश्न का क्या हमें कुछ उत्तर मिलना शुरू हुआ कि भारतीय संविधान में पहले से ही अंतर्निहित है, सुप्रीम कोर्ट तो मात्र उसको एक्सप्लिसिट फॉर्म प्रदान कर रहा है। जी सर। क्या इस प्रश्न का उत्तर मिलना शुरू हुआ या नहीं हुआ? हो गया सर, हो गया। एक तरफ हमारा संविधान में लिखा है सब हम भारत के लोग, और साथ ही साथ भारत के लोगों द्वारा चुनी हुई संसद को बेसिक स्ट्रक्चर नहीं, क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर बनाया है संविधान निर्माताओं और बहुत सोच समझ के बनाया, और वो ऑलरेडी है। संविधान निर्माताओं ने ही चेक एंड बैलेंसेस रखे, संविधान निर्माताओं ने ही इसमें सेपरेशन ऑफ पावर रखा, संविधान निर्माताओं ने ही इसमें जितने चीजें सुप्रीम कोर्ट ने बताई है, रिपब्लिक उन्होंने ही रखा, डेमोक्रेसी उन्हीं ने रखी। वो चाहते तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म भी रख सकते थे, लेकिन उन्होंने पार्लियामेंट्री फॉर्म अडॉप्ट करी। प्रेसिडेंशियल फॉर्म के लिए कदापि अनुमति नहीं है। आज से 25 साल पहले एक बहस छिड़ी थी देश में कि वी शुड मूव टू द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो उस बहस में यही निष्कर्ष निकला कि जब तक संविधान निर्माण की दोबारा समिति नहीं बनेगी, ऐसे ही जैसे कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी
और इसी मुद्दे पर प्रतिनिधि सभा नहीं बनेगी, कि जनता इस पर सहमत है या नहीं है? क्या संसद को यह अधिकार है कि वह इसे परिवर्तित करते राष्ट्रपति सिस्टम में? क्योंकि संविधान निर्माताओं ने इसका मूल स्वरूप लिया है संसदीय रूप में, राष्ट्रपतीय प्रणाली नहीं अपनाई। यही बेसिक फीचर है, बहुत साधारण शब्द। अब सेकुलरिज्म है, सोवरेनिटी है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन है, ये उद्देशिका में लिखी हुई है। और जो उद्देशिका में नहीं भी लिखी हुई है उनमें से भी बहुत सारी चीजें बेसिक फीचर ही है। संघ लोक सेवा आयोग, क्या इसको निकाला जा सकता है 368 से संविधान से? क्यों नहीं सर, फीचर है, नहीं सर, नहीं निकाला जा सकता। वो बेसिक फीचर है, क्योंकि देश में डेमोक्रेसी दो ही चीजों से सुनिश्चित होती है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन एंड फ्री एंड फेयर सिलेक्शन। इसीलिए इलेक्शन कमीशन और यूपीएससी दोनों डाले गए। अगर देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है और देश में फ्री एंड फेयर सिलेक्शन नहीं है, तो भारत के लोग जो संविधान में लिखा गया है वह उसमें समावेशी कैसे रहेंगे, वह उसमें कैसे समावेशन करेंगे, वह उसमें कैसे पार्टिसिपेशन करेंगे? समावेशन मतलब पार्टिसिपेशन। तो ये सुनिश्चित कौन करता है? इलेक्शन कमीशन एंड यूपीएससी। संसाधनों का सही वितरण होगा, ये सुनिश्चित कौन करेगा? वित्त आयोग ना। इसीलिए 280 में रखा गया। यही बेसिक फीचर है। क्या सरकार योजना आयोग अगर खत्म करना हो और वित्त आयोग खत्म करना हो तो दोनों में से टफ कौन सा है? सर वित्त आयोग खत्म करना। वित्त आयोग कैसे खत्म करना टफ है? क्योंकि सर वित्त आयोग संवैधानिक बॉडी है। यस। और उसके पीछे की दर्शन शास्त्र, उसके पीछे की फिलॉसफी है कि स्टेट के संसाधनों का केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का मेन स्तंभ है। केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय संसाधनों का बंटवारा कैसे होगा, ये कौन तय करेगा? तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, यह सुनिश्चित करने के लिए कंसेप्ट किसका है? संविधान में ऑलरेडी है, एक बॉडी बनाई गई, लिखा गया टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन, देयर शैल बी एन इलेक्शन कमीशन। तो ऑलरेडी संविधान में है। सुप्रीम कोर्ट ने तो उसे बताया एक अलग व्याख्या करते हुए, एक अलग बिल्कुल सेपरेट अध्याय नहीं बनाया उसे, हर अध्याय में ही बता दिया कि भैया ये चीजें हैं, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, यू कैन नॉट। क्योंकि भारत का संविधान तब इसी मुद्दे पर बनाया गया था। संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था कि देश का संविधान बनना है। संविधान सभा के बाद किसी सभा को यह अनुमति नहीं है कि वो उसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज कर सके, भले ही वो लोकसभा हो या राज्य विधानसभा। बस इतनी सी कहानी मेरे ख्याल से समझ में आ गई। हाँ सर। अब तीनों कैटेगरी के बच्चे बताएं, जिन्हें बिल्कुल नहीं पता था, जिन्हें गलत पता था और जिन्हें अपूर्ण पता था। अपना अपना थंबनेल बना दें, मैं देख लूंगा, नहीं आ रहा तो मैं और समझाऊंगा।
सर आ गया, बट चौथे नंबर जो बताया था सर उसमें थोड़ा कंफर्म नहीं है, क्लियर नहीं हो पाया। चौथा क्या बताया था? सर आपने ये बताया था जो केस के बारे में कि केस डिफरेंट होंगे। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई इससे इम्प्लिसिट तो है ही, एक्सप्लिसिट केस स्पेसिफिक भी हो सकता है। यानी कि इसका कोई सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा तो किया नहीं कि इसका लेजिस्लेशन बना दिया हो, कोई जुडिशियल लेजिस्लेशन बना दिया हो, कोई अपनी तरफ से कानून बना दिया हो 142 के अंतर्गत। आर्टिकल 142 में पावर है सुप्रीम कोर्ट, 41 में 42 में उसमें लिखा है ना कि संसद के कानून की शक्ति के बराबर ही सुप्रीम कोर्ट की किसी भी डिग्री की शक्ति होगी। 142 सर। तो वही जुडिशियल लेजिस्लेशन है, न्यायिक विधान तो वही है, एक तरह का मूल विधान वही है। बाकी पीआईएल में जितने डायरेक्शन होते हैं दुनिया भर की कोर्ट जो डायरेक्ट करती है वो विधान ही एक तरह कानून के बराबर की शक्ति है। केस स्पेसिफिक का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई इसके लिए संविधान में अलग चैप्टर तो जोड़ा नहीं, ना कोई एक नई किताब छपाई। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केवल ये कहा कि यह जो सिद्धांत हम दे रहे हैं ऐसा नहीं है कि अगले केस में कोई और सिद्धांत नहीं देंगे, तो केस वाइज केस इसमें सिद्धांत मिलते चले। सिद्धांत तो ऑलरेडी थे, सुप्रीम कोर्ट ने उसे व्यक्त कर दिया बस। अभी फिर कोई केस आ जाएगा, फिर व्यक्त होने लगेगा कोई नया सिद्धांत है वो संविधान में। अभी मैं जो मुद्दा बता रहा हूँ फाइनेंस कमीशन पे अगर कुछ आ जाए, ये यूपीएससी पे कुछ आ जाए तो हो सकता है उसमें यूपीएससी पे आ जाए कि भाई ये तो यूपीएससी का जो सिलेक्शन बोर्ड है इज द बेसिक फीचर। कल को यूपीएससी कोई तीसरा सिलेक्शन बोर्ड अपना ले और चुनौती दी जाए तो सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि ओनली सिलेक्शन मोड, ये जो सिलेक्शन का मोड है यही बेसिक फीचर में आता है, आप सीधे भर्ती नहीं कर सकते किसी और चैनल। सिलेक्शन मोड का मीन्स प्री मेन इंटरव्यू या प्री और इंटरव्यू या केवल अकेला इंटरव्यू। सिलेक्शन मोड होना चाहिए, ये नहीं हो सकता कि यूपीएससी जाए और मुखर्जी नगर से 10 लड़कों को ले आए। देयर मस्ट कम ए फेयर प्रोसेस एंड जुडिशियस प्रोसेस। द फेयर एंड जुडिशियस प्रोसेस फॉर द यूपीएससी इज द बेसिक फीचर। कल को हो सकता है इस मुद्दे में ये बात आ जाए। Fair distribution of the resources between the union and the state, this may come out when the question of the finance commission comes. It's a simple one. As the case arises, as the situation arises, the UPSC or the finance commission, the apex court is free to classify and to nominate it. Already nominated, वो है already कि भाई ये भी बेसिक फीचर होगा, क्योंकि वो बेसिक फीचर है लेकिन लिखा नहीं। देखिए बेसिक फीचर केवल दुनिया में एक ही देश में लिखा हुआ है, वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश के संविधान में बेसिक फीचर का सिद्धांत लिखा हुआ है और कहीं दुनिया में नहीं लिखा। अब जब नहीं लिखा तो कौन क्लियर करेगा? संसद को तो अधिकार है नहीं, और जो आप बनना जा रहे हैं आईएएस उन्हें भी अधिकार नहीं है। आपको अधिकार दे दिया जाए क्या? एग्जीक्यूटिव को तो कोई अधिकार है नहीं, मंत्रालय को कोई अधिकार नहीं है, किसी मंत्रालय के किसी मंत्री को अधिकार नहीं है, हेड ऑफ स्टेट एज ए पीएम को कोई अधिकार नहीं है। इस पर अधिकार तो संविधान निर्माताओं ने सुप्रीम कोर्ट को दिया, वो उसमें भी उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनती है फॉर द डेफिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चौथा बिंदु था। अब बताएं, अब भी और क्लियर करूं? नहीं सर, हो गया सर। है अभी बहुत सारे सिद्धांत जो एक्सप्लिसिट नहीं हुए, होते रहेंगे धीरे धीरे धीरे, और 50 साल बीत जाएंगे और हो जाएंगे। अब अगला प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम आती है किताब जो आप पढ़ते ना उसमें सबसे पहले संकरी, उसके बाद वो कौन सा है भाई क्या बात, मैंने भी आज देखे थे, मुझे नहीं याद हुए। सबसे पहले कोई शंकरी है,
गोलकनाथ, फिर गोलकनाथ और फिर केशवानंद बाग। तो अब ये तो केवल क्रोनोलॉजी है, किसमें बताया सबसे पहले था तो ऑलरेडी इसमें बताया, बस इतना ही। आप सर इसमें सायरा बानो वाला केस नहीं किया था, ये किस तरह से प्रभावित कर रहा था बेसिक स्ट्रक्चर? सायरा बानो वाला केस था तो सायरा बानो वाला जो केस था सर, सायरा बानो तो यार एड्रेस हुआ करती थी दिलीप कुमार की वाइफ, उनका कौन सा केस है? दिलीप कुमार साहब की डेथ हो गई 2-3 साल पहले, उन्होंने कोई केस किया है कि नहीं? उन्होंने कोई केस नहीं किया। क्या कह रहे भाई? ये सायरा बानो कह रहे, साहबानो कह रहे होंगे, साहबानो कह रहे होंगे, राजीव गांधी का बेटा था सर। अच्छा, वो नॉट रिलेटेड टू बेसिक स्ट्रक्चर, डोंट गेट कंफ्यूज, उसे भी पढ़ा दूंगा। बेसिक स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं। ओके। तो कहने का तात्पर्य आपसे ये है, अब सज्जन सिंह वाले में दिया, फिर उसके बाद देखो मोटा मोटा ये सब लोग, गोलकनाथ का केस आया 67 का है, 73 का केशवानंद भारती का केस, और 75 में उसका उनका केस है एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवाकांत शुक्ला। अपन शुरू करते सबसे पहले इसका क्रोनोलॉजी और बताते। वैसे क्रोनोलॉजी हर किताब में लिखी हुई है, लेकिन वो किताब में इसको इस तरह से डिफाइन करने के बजाय उसे केस में जो जजमेंट का पोर्शन है ना, ऑपरेटिव पोर्शन, किसी भी जजमेंट का एक ऑपरेटिव पोर्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसी की लाइनों को वो छाप दी जाए। उसमें किताब बनाने वालों ने इतना भी नहीं किया कि उसमें कुछ शब्द जो है वो बीच में लिंकिंग के भी लिखना, बहुल शंकरी में ये कहा, उसके बाद ये कहा। उससे क्या है, जो न्यू कमर बच्चा है वो उन्हें रटने का प्रयास करता है। पहले आपको ये समझना है कि वो किस कंटेक्स्ट में कहा गया है, किस पृष्ठभूमि में कहा गया है, वो किताबों में कहीं है नहीं। क्या किसी किताब में है ऐसा? मुझे तो वही ध्यान आ रहा, 20-30 साल पहले मैंने भी प्रतियोगिता दर्पण पढ़ा था, तो मैं भी खूब रटता था, उससे फायदा कुछ नहीं हुआ। लेकिन प्रतियोगिता दर्पण में छपा था, मैंने देखा था एक बार, दर्पण ही थी शायद, उसके पीछे की फिलॉसफी और उसमें जो लिंकेज है, आपके पास बहुत सारी किताबें होंगी, उन्हीं में होगा, पढ़ के बताओ जरा। लक्ष्मीकांत में दे रखे हैं सर, ये मैं नहीं पढ़ा उसे, दे दे क्या लिख रहा है? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ ही लो, तुम पढ़ो, मैं क्लियर करता चलूंगा। बेसिक स्ट्रक्चर से सीधा सीधा सवाल आएगा, जान, और ये बिल्कुल क्लियर करने की जरूरत है। अब संविधान का वो सवाल अब मैं कराऊंगा 1-2 दिन में, जो इससे जुडिशरी संबंधित सारे सवाल आप हल कर पाए। सर पहला मामला जो है वो शंकरी प्रसाद का दे रखा है 1951 का, और इसमें लिखा हुआ कि पहले संविधान संशोधन को इसमें चुनौती दी गई थी, जो कि आपके संपत्ति के अधिकार में कटौती से संबंधित था। उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि संसद में अनुच्छेद 368 में संशोधन की शक्ति के अंतर्गत ही मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति अंतर्निहित है। ये दे रखा है शंकर प्रसाद के मामले में केवल। तो मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ आपसे, मेरा एक प्रश्न ये है कि इसमें से बेसिक स्ट्रक्चर कौन सा है, 368 या मौलिक अधिकार? मौलिक अधिकार सर। ये कहा इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कि बेसिक स्ट्रक्चर है? ये नहीं सर, इसमें कहा तो नहीं है। कहा है तो फिर इसका मतलब जो कहा है उन्हें इसमें मौलिक अधिकार को सर्वोच्चता दी है या संशोधन की शक्ति को सर्वोच्चता दी?
सर संसद को कोई शक्ति नहीं है। सर संशोधन को दी थी इन्होंने, जो है उन्होंने जब कहा है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया। आप लोग पिछले 3 साल से पढ़ रहे हो, इसलिए मैंने सवाल कर लिया बात को मत दिया थोड़ा। सर 368 के बारे में बोला था इन्होंने क्या कि संविधान को जो है वो संसद को जो है 368 के तहत मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति है। तो मौलिक अधिकार तो उन्होंने छोटे कर दिए। संशोधन की शक्ति यानी कि फिर बेसिक फीचर क्या है इसमें? संशोधन की शक्ति या संविधान में संशोधन की शक्ति या संसद की शक्ति या मौलिक अधिकार, ये 4 शब्दावली आपने यूज करी, सब संविधान संबंधित है। इसमें से बेसिक फीचर क्या है? बेसिक फीचर सर फंडामेंटल राइट ऑन 368 होगा सर, फंडामेंटल राइट है। तो संविधान में संशोधन करने की शक्ति 368 ये सर मूल हो सकता है सर, बेसिक 368 ही होगा सर। सर संसद द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की संसद की शक्ति। यार हम बेसिक फीचर पूछ रहे हैं, आप लग रहा टाइटल बता रहे हो। बताओ सोच के। हाउ इट इज दिस केस इज रिलेटेड टू बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। जैसे पढ़ाया जाता है किताबों में कि साहब बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट यहाँ से आया। ये इसमें ऐसा क्या है जो आपको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये बेसिक स्ट्रक्चर है? कौन सा वाला? मैं तो यही पूछ रहा हूँ सीधे सीधे कि इसमें कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर है? फंडामेंटल राइट। सर फंडामेंटल राइट बेसिक स्ट्रक्चर नहीं अगर कंपेयर किया जाए इससे आर्टिकल 368 से, क्योंकि अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर फंडामेंटल राइट को दे दिया जाएगा तो फिर प्रॉपर्टी का भी राइट था ना, राइट टू प्रॉपर्टी, वो हटा दिया गया, संशोधन करके हटाया गया। तो फिर ये नहीं होता, अगर वैल्यू इसकी ज्यादा होती तो वो कभी नहीं हटता। इसमें सर 368 होगा। वो तो ये केस कब का है? शंकरी वाला 1951 का। 1951 का सर, 1951 का। मुझे जरा तुम इंटरनेट पर बोल रहे, मुझे लग रहा तुम मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हो और खुद भी कंफ्यूज हो। मुझे नहीं लगता, आई डाउट हाईली। इसीलिए मैं एक्चुअली एक चीज और बता दूं, मेरा अपना जो मानना है कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो सिद्धांत आया है ये मूल रूप से केशवानंद भारती केस है। उससे पहले क्यों लिखा है किताबों में आई डोंट नो, मेरी समझ से बाहर है। और वो भी मैं आपको बताऊं, बेसिक स्ट्रक्चर को सिद्धांत को लाने वाले, इससे पहले मैं इंटरनेट खोलूं आपको बता दे रहा हूँ, बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत को लाने वाले जस्टिस एच.आर. खन्ना एकमात्र जज थे, एच.आर. खन्ना, जो इस जजमेंट को लाए थे। देखिए केशवानंद भारती केस में बहुत माइनॉरिटी जजमेंट था, माइनॉरिटी मेजॉरिटी से रिलेटेड था, मतलब कि 6-5 का जजमेंट था वो, मतलब 6 जजेज एक तरफ से 5 जजेज एक तरफ से। केशवानंद भारती कोई एब्सोल्यूट मेजॉरिटी केस जजमेंट नहीं था, मतलब कि ऐसा नहीं था कि 11 में से 10 एक तरफ कह रहे हो कि एक तरफ कर रहे हैं, 5 कुछ और बोल रहे थे जजेस और 6 कुछ और। तो वो थोड़ी सी मेजॉरिटी को जजमेंट हुआ था केशवानंद भारती। थोड़ी सी मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ। दूसरे ये कि जस्टिस एच.आर. खन्ना ने ही केशवानंद भारती केस इस बात को करा था कि भाई सर्टेन फीचर्स हैं, इसीलिए मैं डाउट करता हूँ शंकरी का जो जब ये जिक्र करती है किताबें तो मेरी समझ में काम नहीं आता। शंकरी में हो सकता है कि कुछ हो, लेकिन वो आया, इसका श्रेय पूरा जस्टिस एच.आर. खन्ना को जाता है। जस्टिस एच.आर. खन्ना ने जब ये जजमेंट दिया तो उन्होंने ये कहा कि भाई संविधान में कुछ ऐसे बेसिक फीचर हैं जो ना तो बदले जा सकते, ना उन्हें खत्म किया जा सकता, ना उन्हें नष्ट किया जा सकता, कुछ नहीं किया जा सकता बाय द पार्लियामेंट ऑफ, मोटा मोटा उनका कहना है। सर 20 है सर। ये कौन बोले 20 क्या है? सर 20 है सर बेसिक फीचर। अरे यार क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? अभी तो कहा ना चौथा बिंदु जो उस पर गौरव सिंह ने पूछा था, 20 नहीं, वो तो 25 भी हो सकते हैं, 35 भी हो सकते हैं। सर अभी तक 20 है सर। सर एक बात बोल रहे हैं, सिंपल जो बोलते हैं ना डिमांड ऑफ टाइम। ये प्री में ये सवाल आएगा कि 20 है कि 21 है, कोई नहीं पूछेगा सवाल, ये पूछा भी नहीं जा सकता। ये किसने कह दिया? आज से 100 साल बाद कोई नई इन्वेंशन हो जाएगी और उस चीज को रेगुलेट करना होगा तो वो भी हमारा बेसिक फीचर बन जाएगा या बेसिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। जैसे अभी इंटरनेट है, इसको कैसे रेगुलेट करना है?
ये भी बेसिक स्ट्रक्चर में आ जाएगा। कुछ भी XYZ कुछ भी जो हो रहा है अपने सराउंडिंग में वो बेसिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसको बोलते हैं डिमांड ऑफ टाइम। IT एक्ट आया था 2000 में, उस वक्त उसकी जरूरत थी। इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन आया था, कब आया था सब जानते हैं, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग। तो बस इतना समझिए कि डिमांड ऑफ टाइम, जो टाइम को चाहिए वो कॉन्स्टिट्यूशन देगा, बस इसी के लिए बात है। बस कॉन्स्टिट्यूशन कोई चेंज नहीं कर सकता है, उसका जो नेचर है वो चेंज नहीं होगा। अगर हम अग्रेसिव नहीं है, हम पहले अटैक नहीं करते हैं किसी पे, तो नहीं करेंगे, हम वेट करते हैं। अगर कोई अटैक करता है, हमें जो परेशान करेगा हम उसको जाके परेशान करेंगे, हम खुद नहीं जाएंगे। ये कभी चेंज नहीं हो सकता, कोई चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज है। अगर अब ये नहीं आ रहा है तो मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए, फिर बहुत नीचे चल रहा है सब कुछ। क्योंकि भाई देखो, इसे संख्या मत गिनो, ये कोई लेखपाल का एग्जाम नहीं होने जा रहा कि आपसे कोई पूछेगा, और नहीं कोई पूछेगा किसी एग्जाम में आपसे कि 20 है कि 21 है कि 22 है। इस चक्कर में कभी मत फंसना। ये तो केस स्पेसिफिक है, ये तो मोटा मोटा दे दिया कि 10-12 भाई किताब में लिखने में आ गए, 20 लिख दो, आप लोग से गिन के 20 दो, डोंट डू दिस। चलिए, तो क्या बता रहा था मैं, तो खुद ही भूल गया बताना। HR खन्ना साहब के बारे में। HR खन्ना साहब ने ये कहा कि बहुत सारी चीजें बिल्कुल बेसिक है, इनमें पार्लियामेंट कोई चीज नहीं कर सकती। कंसेप्ट वही है इसके पीछे, जो मैंने इसका तीसरा पॉइंट बताया था, इसको डिफाइन करते हुए। पहला लीगल, दूसरा सॉवरेनिटी, और तीसरा मैंने बताया था कि संविधान की लोगों द्वारा इलेक्टेड कोई भी सभा, और चौथा मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी केस स्पेसिफिक है, हर एक केस में अलग अलग हो सकते हैं। हम देते जाएंगे सूची, इम्प्लिसिट तो ऑलरेडी है ही। तो आप इसे इसी बबल के अंदर देखिए, इन 4 बिंदुओं के अंदर, और आपको एंटायर कवरेज मिलेगा। पूरे 4 सिग्नल यही है। तो जैसे HR खन्ना साहब ने इसमें जब बात कही, तो केशवानंद भारती का जजमेंट अलग बिंदुओं पे था, मैं इस पे नहीं जाऊंगा, बेसिक स्ट्रक्चर पे नहीं था, अलग बिंदुओं पे था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में इस बात को एक्सेप्ट किया कि अभी तक तो शंकरी से लेके सज्जन सिंह से लेके गोलकनाथ तक यह बात हो रही थी कि पार्लियामेंट को अमेंड करने की पावर है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत के जजमेंट्स में मानी कहा है, बाद में कहा नहीं है। तो केशवानंद भारती केस ने एक लकीर खींच दी कि बिल्कुल है, 100% है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकता। इससे पहले के मुद्दों में तो केवल यही थी कि है कि नहीं है, और है तो किस सीमा तक है। कुछ में कहा गया पूरी है, संपूर्ण है, कुछ में कहा गया नहीं है। केशवानंद भारती केस ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि भाई है, मानते हैं, और ये भी कहा कि ये बेसिक फीचर है। समय की मांग से, जैसे अलका ने कहा, समय की मांग से परिवर्तन होंगे संविधान में। रिजिड नहीं है संविधान इतना कि समय की मांग और परिवर्तन ना आए। संविधान की संशोधन की शक्ति, अच्छा संशोधन की शक्ति नहीं रहेगी तो परिवर्तन कैसे होंगे संविधान में, है। लेकिन बेसिक फीचर नहीं बदल सकते। बेसिक फीचर कहां से आए? बेसिक फीचर आए इस देश की संस्कृति से, इस देश के धर्म से, इस देश की लोगों की जीवन शैली से आए। जो बेसिक फीचर है वो मूल रूप से भारत की संस्कृति और धर्म में हजारों साल से मौजूद है। चाहे वो वैदिक सनातन धर्म हो, चाहे वो बुद्धिज्म हो, चाहे वो जैनिज्म हो, जो तीनों धर्म जिनकी उपदय यहाँ से हुआ है वो है मौजूद ऑलरेडी उनमें। अगर आप डीप फिलोसॉफिकल थिंकिंग देखेंगे तो वो सब मौजूद है, बुद्धिज्म में मौजूद है वो तक, बस आप उन्हें लिंक नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि भारत के संविधान निर्माता जो थे वो इन धर्मों के भी बड़े विशेषज्ञ थे। चाहे डॉक्टर अंबेडकर रहे हो, चाहे वो पंडित नेहरू से लेकर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हो, सबने बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं संस्कृति पे भी, धर्म पे भी, सबको बता दें। तो जो उनकी बेस्ट चीजें थी आज के परिप्रेक्ष्य में, उन्हीं के सिद्धांतों पर आधारित, प्लस जो और देशों में था, प्लस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में था, प्लस भारत जैसे प्लूरिस्टिक कंट्री, डाइवर्सिफाइड कंट्री के लिए जो आवश्यक था वो किया। तभी तो लैंग्वेज और कल्चर प्रोटेक्ट की गई है।
एडीएम जबलपुर वाले केस में, शिवकांत शुक्ला वर्सेज एडीएम जबलपुर, वो बहुत फेमस केस है। बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन वहीं से ज्यादा शेप देता है। उसमें ये था कि भाई इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी लगने के बाद बहुत सारे लोग अरेस्ट हुए। 25 जून 1975 से लेकर सन 77 तक रही है इमरजेंसी देश में। अरेस्ट में बहुत सारे लोग जो है जेल चले गए। अब बहुत सारी हैबियस कार्पस हुई, बहुत सारी रेट्स हुई हाई कोर्ट्स में। अल्टीमेटली मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। हाई कोर्ट्स ने इमरजेंसी के दौरान जो लोग गिरफ्तार किए गए तो उन्हें रिहाई के आदेश करने शुरू कर दिए और प्रश्न अटका आर्टिकल 21 पे जाके, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट गया मामला। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की बेंच बैठी और 5 जजेस की बेंच ने एक बड़ा रिमार्केबल जजमेंट दिया। क्या दिया? आप में से कोई प्रकाश डालेगा? नहीं ध्यान, कोई बात नहीं, हम आपको बता। ऐसा हुआ कि जब शिवकांत शुक्ला को डिटेन कर लिया गया प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत, जब मैं फंडामेंटल राइट बता रहा था तो प्रिवेंटिव क्वांटिटी सब बता रखा। नामदेव तुम ऐसा करना, वो जो पिछले लेक्चर है वो शायद यूट्यूब पे पड़े हैं यहाँ के चैनल पे, उन्हें इस ग्रुप में डाल देना। तो पांच जजेस की बेंच थी जिसमें 4 जजेस थे, जस्टिस ए.एन. रे, जस्टिस पी.एन. भगवती, जस्टिस चंचूड़, यशवंत विष्णु चंचूड़, नेक्स्ट सीजे उनके पिता, और जस्टिस एम.एच. बेद। इनका जजमेंट और जस्टिस एच.आर. खन्ना का जजमेंट, 4 एक तरफ थे, एक तरफ। मेजॉरिटी जजमेंट प्रिवेंटिव डिटेंशन के पक्ष में गया और ये कहा गया कि पार्लियामेंट को अधिकार है इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स को पूरी तरह से कर्टेल करने का, स्थगित करने का। उसमें 21 भी सम्मिलित है। ये मोटी मोटी बात आई। मेजॉरिटी जजमेंट जो था वो ये था कि नो पर्सन हैज एनी लोकस स्टैंडाई, किसी व्यक्ति को यह हक नहीं है। यानी मैं लोकस स्टैंडाई का तो उस दिन बता ही चुका हूं कि किस हक से। नो पर्सन हैज एनी लोकस स्टैंडाई टू मूव एनी रिट पिटीशन अंडर 226, यानी कि आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट जाने का किसी भी व्यक्ति को कोई लोकस स्टैंडाई बिफोर एनी हाई कोर्ट और हैबियस कार्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका नहीं दाखिल या एनी अदर रिट, कोई और रिट भी नहीं की जा सकती, कोई ऑर्डर भी नहीं किया जा सकता हाई कोर्ट के द्वारा, कोई डायरेक्शन भी नहीं दिया जा सकता हाई कोर्ट के द्वारा, इवन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। किस बारे में चुनौती किसे दी जाती है? चुनौती दी जाती है जो ऑर्डर होता है ना, एसडीएम का, एडीएम का या डीएम का, डिटेंशन करने वाला, उसको चुनौती दी जाती है कि ये वैध नहीं है। डीएम साहब ने जो हम पे जो रासपा लगाई है ये वैध नहीं है। डीएम साहब ने ये जो हमें गुंडा एक्ट और गैंगस्टर किया है ये वैध नहीं है। डीएम साहब ने हमें जो प्रिवेंटिवली डिटेन किया है कि हमें जो है 2 महीने से हम जेल में है, ये डिटेंशन ऑर्डर गलत है। क्या गलत है इसमें? कोई भाषा में गलत लिखा हुआ है, कोई मात्राएं गलत लगी हुई हैं? नहीं, डीएम साहब में इतनी अकल है कि भाषा और मात्रा गलत नहीं होगी। गलत है कि ये संविधान की कसौटी पे खरा नहीं उतरता, इसकी लीगलिटी गलत है, ये इलीगल है। इसीलिए वकील जब भी रिट करते हैं हर रिट में लिखा रहता है इट इज इम्प्यून्ड एफआईआर,
इलीगली एंड कॉन्कॉक्टेड। इम्प्यून मतलब ये और इलीगल मतलब इलीगल जानते ही हो आप, और प्लस कॉन्कॉक्टेड, जाल बुनी हुई है। ये मेरा मुवक्किल तो निर्दोष है, ये जाल बुना है पुलिस ने। मेजॉरिटी जजमेंट ये था कि हाई कोर्ट में किसी भी नो पर्सन हैज एनी लोकस